ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट डिलिवरेबल्स और बात ये हो रही थी कि अगर हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स गैदर की हैं तो रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के बाद जो डॉक्यूमेंट हमारे पास बिल्ट होता है द डॉक्यूमेंट इज नेम्ड एज SRS, दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. सो SRS is itself is a deliverable for you to handle that deliverable to the client side. अब क्लाइंट साइड अगर उस डिलिवरेबल को ओके करती है तो देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स एनालिसिस पार्ट एंड देन द डिजाइन पार्ट एंड मूव अहेड. डिलिवरेबल बेसिकली क्या चीज़ है, वो एक पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट है. अब वो पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट हार्ड फॉर्म में है, सॉफ्ट फॉर्म में है, किसी डॉक्यूमेंट की सूरत में है, मिनट्स ऑफ मीटिंग की सूरत में है, किसी भी शक्ल में आपका डिलिवरेबल एक रेडी हो सकता है, जिसे हम रिलीजेस भी कहते हैं कि आप रिलीजेस देते जाते हैं अपने क्लाइंट को और आपका क्लाइंट जो है वो उसके अकॉर्डिंग आपको फीडबैक देता रहता है. एज सुन एज आपको फीडबैक्स मिलते रहते हैं आपके अगले पार्ट में उतनी ज़्यादा बेहतरी आती रहती है, आपका नेक्स्ट पार्ट पॉलिश होकर निकलता है. लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स भी हैं, लाइक अगर हम रेट की बात करें, दैट इज रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, अगर उसकी बात करें तो उसके अंदर एज एन डिलिवरेबल्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें आपके पास जो सबसे अहम पैरामीटर है वो पैरामीटर होता है टाइम का. तो अगर टाइम लेस है तो हम उस तरह से अपने क्लाइंट को साथ ही साथ डिलिवरेबल्स दे के उनके फीडबैक्स के ऊपर इम्प्रूवमेंट्स नहीं कर सकते बिकॉज द कंस्ट्रेंट इज टाइम. तो डिलिवरेबल की यहाँ डेफिनेशन क्या मेंशन हुई है, वो कह रहा है डिलिवरेबल इज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट such as hardware or software, planning documents or minutes of meetings. So any of these things or one of these things would be a deliverable. What's next? The next thing is project scope management. Now, as we've already discussed what scope is, वो सारी की सारी चीज़ें जो एक प्रोडक्ट के क्रिएट होने में आपको रिक्वायर होती हैं, आपके प्रोजेक्ट की बाउंड्री बनाती हैं, दैट इज नेम्ड एज स्कोप. So what is scope management? It's stated that project scope management includes the process involved in defining and controlling what is or is not included in a project. स्कोप को मैनेज करना ही स्कोप मैनेजमेंट है. As I've said that all the work involved in creating the product is a scope, so defining or controlling that part of the work that you should have to include or you should not have to include, this management skill is basically known as project scope management. Let's consider an example, like for example, you are dealing with your final year's project or you are dealing with any of your semester project. When you are dealing with your semester project and then your semester project is about any management system or any gaming platform or any Android application, but you people consider what comes under that application and what doesn't come under that application. Actually, whenever we used to brainstorm the things, we have plenty of ideas. We have much more to discuss. We have much more to code. But when it comes to code the thing, you have to choose which part is your part of application and which part isn't your part of application. लाइक अगर हम लोग बात करते हैं कार रेंट सर्विसेज की, हम कहते हैं जनाब एक एप्लीकेशन है जो कार रेंटल सर्विसेज के लिए बनाई गई है. तो कार रेंटल सर्विसेज के लिए आप खुद से ये डिसाइड करेंगे कि ये मॉड्यूल्स जो हैं ये हमारे कार रेंटल एप्लीकेशन का पार्ट होंगे और ये वाले मॉड्यूल्स कार रेंटल एप्लीकेशन का पार्ट नहीं होंगे. ना कीपिंग द थिंग इन माइंड, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप अपनी चीज़ों को खुद कोड करें. मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी हैं कि हम लोग कोड गूगल से उठाते हैं, मतलब कि हम कॉपी करते हैं कोड को, बिकॉज बहुत सारा कोड जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है. अगर हम एग्जांपल लेते हैं करीम या उबर की, तो ये ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो इनोवेटिव तो हैं फॉर श्योर, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्ट इन है ऑलरेडी और सिर्फ उनको समाव के अंदर इंटीग्रेट किया गया है एप्लीकेशन के अंदर. जैसे आपके गूगल मैप का सारा सिस्टम है, वो उनका अपना नहीं है फॉर श्योर, वो उठाया हुआ है, मतलब कोड उसको एज इन बोरो किया हुआ कोड है. सो आपको डिसाइड करना है कि वो कौन सा पार्ट है जो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंड्यूस करना चाहते हैं और वो कौन सा पार्ट है जिसको आपने अपने प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं बनाना. सो ऑल कम्स अंडर प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट. आई होप इट्स क्लियर. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट प्रोसेस. क्या क्या चीज़ें हैं जो इस स्कोप मैनेजमेंट के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगी? देखा जाए तो वही रवायती सारी बातें हैं. सबसे पहले प्लान किया जाएगा स्कोप को, देन डिफाइन किया जाएगा, WBS बनाए जाएंगे, वेरीफाई किया जाएगा एंड देन कंट्रोल किया जाएगा. चीज़ें जो जहन में रखने वाली हैं वो ये हैं कि स्कोप क्या है, उसके बाद कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सब कुछ आसान है.
स्कोप प्लानिंग के अंदर सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपने अपने स्कोप में ऐड क्या करना है। मतलब क्या चीज़ है जो कि आपके स्कोप को डिफाइन करेगी, क्या चीज़ है जो आपके स्कोप को कंट्रोल या मॉनिटर करेगी। आपने बताना है कि दिस इज द पार्ट ऑफ द स्कोप। ओके, एक और चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये स्कोप का पार्ट ज़्यादातर डिसाइड या डिस्कस किया जाता है फ्रॉम द क्लाइंट साइड। आपकी क्लाइंट साइड ये चीज़ आपको इलेबोरेट करती है कि व्हाट वुड बी द स्कोप ऑफ देयर प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट, बिकॉज ये खुद से डिसाइड नहीं किया जा सकता बीइंग अ डेवलपर और बीइंग एनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। स्कोप डिसाइड करना या डिसाइड करवाना ये बेसिकली क्लाइंट साइड और डेवलपर साइड की मिक्स हिकमत अमली है, इनका मिक्स डिसीजन है। या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है तो रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स होंगे और आपके आरई जो हैं वो आपके क्लाइंट साइड के साथ मिलके आपके स्कोप को प्लान करेंगे। So scope planning deciding how the scope will be defined, verified and controlled. आपने अपने स्कोप को प्लान करना है, किस तरह से ये डिफाइन होगा, किस तरह से वेरीफाई होगा, किस तरह से कंट्रोल होगा। दिस इज जस्ट लाइक आपके घर में कोई इवेंट हो रहा है, आप अपने घर के इवेंट्स में ड्यूटीज जो हैं वो सबको पार्शियली असाइन करते हैं एंड देन वन वुड बी द हेड जो कि देख रहा होता है कि वो ड्यूटीज प्रॉपरली परफॉर्म हो रही हैं या नहीं हो रही। तो दिस इज समथिंग आपको उससे पहले चीज़ों को प्लान करना है कि ये काम इस टाइम पे इस वक्त में इस जगह हो जाएगा और हो जाना चाहिए वैसे, एंड देन उसके अंदर चीज़ें जो हैं वो होती हैं, परफॉर्म होती हैं। तो स्कोप प्लानिंग इज समथिंग कि क्या डिफाइन होगा, कैसे वेरीफाई होगा, कैसे कंट्रोल होगा। यू कैन से कि ये फ्यूचर प्रोडक्शंस हैं, मतलब आप ये सब कुछ विल और शेल में कर रहे होगे, अभी हुआ नहीं है पर करना है। ओके, अगली चीज़ है आपके पास स्कोप डेफिनेशन। अब स्कोप प्लान कर लिया कि जी हम ये डिफाइन करेंगे, ऐसे करेंगे वेरीफाई और ऐसे होगा कंट्रोल वाला पार्ट, पर डेफिनेशन क्या है, मतलब इन एक्चुअल स्कोप होगा क्या, उसके वर्डी उसके वर्ड्स क्या हैं, उसकी डेफिनेशन क्या हैं, आपको उन चीज़ों को क्लियर करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहती हूँ कि यू बी द रिक्वायरमेंट इंजीनियर एंड देन यू आर गोइंग टू द कंपनी, एनी XYZ company, and then there comes with the stakeholder, stakeholder 1, stakeholder 2, stakeholder 3. As all of you knew that what stakeholder is. I guess you knew that. Okay. So stakeholders क्या होते हैं जनाब, जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं आपके प्रोजेक्ट का पार्ट बन रहे होते हैं, उसको कहीं ना कहीं उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं आपसे कह रही हूँ कि जनाब आपके पास एक कंपनी के अंदर 10 स्टेक होल्डर्स हैं, उन 10 के 10 स्टेक होल्डर्स की डिफरेंट पोजीशन है। कोई बंदा CEO है, कोई डायरेक्टर है, कोई अकाउंट्स में है, कोई फाइनेंस में है, कोई कोई कहीं है, कोई कहीं, हर एक का अपना अपना डिपार्टमेंट है। हर कोई अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। तो कमिंग द थिंग इन माइंड कि जनाब आपका प्रोडक्ट तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट, तो जब आप किसी एक स्टेक होल्डर से बात करोगे वो आपको चीज़ें अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करेगा रादर के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। लाइक अगर मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया है कि आप कोई भी एक XYZ मैनेजमेंट सिस्टम कर रहे हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ERP बना रहे हैं, तो उस ERP के अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि आपके पास बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट का अपना अपना काम है। इवन अगर आप कह रहे हो कि गेट से एंट्री करते हुए भी आपके किसी आपकी मशीन में या आपके सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल होना है, तो हो सकता है वो गेट कीपर इटसेल्फ इज अ स्टेक होल्डर। गेटिंग द पॉइंट। तो अगर गेट कीपर एक स्टेक होल्डर है, उसको पता है कि उसने प्रोडक्ट को कितना इस्तेमाल करना है, अब उसके इस्तेमाल में और उस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर और CEO के इस्तेमाल में बहुत फर्क होगा। आपको ये फर्क देखना है और उसके अकॉर्डिंग अपने स्कोप को डिफाइन करना है। So scope definition is reviewing the project charter and preliminary scope statement and adding more information as requirements are developed and change requests are approved. क्या करना चाह रहे हैं आप, अपने प्रोजेक्ट चार्टर को रिव्यू करना चाह रहे हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो दूसरे तीसरे लेक्चर के अंदर मैंने आपको प्रोजेक्ट चार्टर की एग्जांपल भी दी थी, जिसके अंदर हमने कहा था कि प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर सारे विजन आ जाते हैं, मिशन आ जाते हैं, टाइम्स आ जाते हैं, स्टार्टिंग टाइम आ जाता है, एंडिंग टाइम आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के नाम आ जाते हैं, स्टेक होल्डर के रजिस्टर्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर आती है। तो प्रोजेक्ट चार्टर को आपने रिव्यू करना है, अपनी डेफिनेशन के अंदर स्कोप स्टेटमेंट एक बना लेनी है आपने, प्रीलिमिनरी मतलब इनिशियल एक स्कोप स्टेटमेंट बना लेनी है,
और उसके बाद उसके अंदर मजीद इंफॉर्मेशन ऐड होती रहेगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे फीडबैक्स आते रहेंगे, जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती रहेंगी, जैसे जैसे न्यू रिक्वेस्ट आती रहेंगी, तो आपके स्कोप डेफिनेशंस में या इजाफा होता जाएगा या कमी होती जाएगी। सो कीप द थिंग इन माइंड कि स्कोप डेफिनेशन इज अ वेरिएबल काइंड ऑफ थिंग, इट्स फ्लेक्सिबल, इट्स नॉट कांस्टेंट। Third thing is creating the WBS. As I am already discussing WBS, that is work breakdown structure. जैसे कि मैंने आपको कहा कि work breakdown structure बहुत सारी तरह के बनाए जा सकते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है work breakdown structure, काम को डिवाइड करना है। कैसे करना है, इट्स अगेन अप टू यू। हर एक बंदा अपने साइकी पे अपने लॉजिक्स के ऊपर काम को सब डिवाइड करता है, मॉड्यूलराइज करता है। तो आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली ये चीज़ है, subdividing the major project deliverables into smaller, more manageable components. Rather to think the thing, the whole, आप अपने चीज़ों को डिकम्पोज करके, डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करें। तो WBS जो है वो क्या होगा कि आपने अपने जो भी मेन कंपोनेंट है, जैसे अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि आप किसी कंपनी की ERP बना रहे हैं, तो वो ERP एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन की है। आप उसको प्रोडक्ट वाइज डिवाइड करना चाहते हैं, आप उसको प्रोसेस वाइज डिवाइड करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। थिंक ऑफ द फ्लो चार्ट काइंड ऑफ थिंग। आप लोगों ने बहुत सारी दफ़ा बनाया होगा, फ्लो चार्ट बनाए होंगे, क्लास डायग्राम्स बनाई होंगी, बहुत सारी तरह की हिरार्कीज, ERDs बनाई होंगी। लेकिन मैं अब जिन डायग्राम्स के नाम ले रही हूँ ये बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर्ड चीज़ है। WBS इज द काइंड ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट जिसमें ज़्यादातर आपके लॉजिक्स आ जाते हैं, रादर रूल्स कम अप्लाई किए जाते हैं, एज इन ज़्यादा सोच के लॉजिक्स बिल्ड किए जाते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। स्कोप वेरिफिकेशन के अंदर क्या होता है जनाब, फॉर्मलाइज एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट स्कोप बाय की प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। आपने अपने प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स को या की प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स को, की प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स मतलब कि वो लोग जो ऑल इन ऑल इन्वॉल्व होते हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर, आपने उनको अपने स्कोप का पार्ट बना के उनसे अपने प्रोजेक्ट के स्कोप की एक्सेप्टेंस लेनी है। अगर आप नाम से ही सोचें बेटा तो स्कोप वेरिफिकेशन मीन्स टू वेरीफाई द स्कोप। मतलब आपने जो एक चीज़ बिल्ड कर ली है आपने उसी को क्लियर करना, आपने उसी को वेरीफाई करना। तो अगर आप उसी चीज़ को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप किसी की मदद से ही वेरीफाई करेंगे। लाइक अगर आप कोई एक पैराग्राफ लिखते हैं, आप एक पेज लिखते हैं, आप कुछ कोड करते हैं और आप उसको काउंटर करवाते हैं, आप उसको किसी दूसरे बंदे को देते हैं और कहते हैं कि यार ये जरा पढ़ के चेक कर दो कि हाउ इज इट, ठीक ठाक है, सही लिख लिया है, कुछ गलती है तो बता दो। तो दैट इज समथिंग कि आप अपनी चीज़ों को वेरीफाई करें। तो स्कोप वेरिफिकेशन में क्या होगा, आपने जाहिर सी बात है अपने क्लाइंट से स्कोप लिया है ना, मतलब उनसे पूछा है, उनका माइंड रीड किया है। जब उनका माइंड रीड किया, आपने स्कोप को डिफाइन कर लिया है, WBS बना लिया है, तो फिर आप काउंटर किससे कराओगे, तो श्योर उन्हीं से कराओगे। आप उन्हीं से कहोगे कि जी ये वाले हम लोगों के पास स्कोप अब हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है, तो अब आप इसके एज एन स्टेक होल्डर इस चीज़ को एक्सेप्टेंस दे दें। अगर एक्सेप्टेंस है और अगर रिजेक्शन है तो रिजेक्शन पे भी बता दें, पार्शियल एक्सेप्टेंस है तो उस पर भी बता दें। आखिरी चीज़ जो आपके प्रोसेस के पार्ट होती है वो है स्कोप कंट्रोल। ओके, अब ये इम्पॉर्टेंट है। एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कंट्रोलिंग इज द मेन थिंग। आप लोगों ने स्कोप को सबसे पहले किया था प्लान। हमने वहाँ पर ही देखा था कि यू हैव टू डिफाइन, वेरीफाई एंड कंट्रोल योर स्कोप। कोई भी चीज़ ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाती है तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। थिंग्स आर डूइंग वेल but things can go, can went good or can went excellent if the things are controlled. So control over all the process of scope is necessary part. Controlling changes to project scope which impact project cost and time too. If you are not going to control your project, either the time will excel or the cost will increase. So you should have to keep these things in mind, that you have an temporary nature of a project. That means the project has a definite start, the project has a definite end also. If you are not having a strong grip over your project, then your project will ruin itself.
for sure, because you are not going to control or cater the part of the project. So what's project scope management summary? This is basically the planning part, स्कोप प्लानिंग प्रोसेस। स्कोप प्लानिंग प्रोसेस का आउटकम आपके पास क्या आएगा? प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट प्लान आ जाएगा। अगला आपका प्रोसेस था स्कोप डेफिनेशन, उसका आउटकम आपके पास क्या आएगा? प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट आ जाएगी। प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट जो है वो आपको इसके अलावा क्या क्या चीज़ें दे सकती है? रिक्वेस्ट चेंजेस टू द प्रोजेक्ट अपडेट्स। इसके अलावा आपको क्या मिल सकता है? आपके पास अपडेट्स टू द प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की डिक्शनरी बना सकते हैं। अभी मैं आपको आगे दिखा भी दूंगी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की डिक्शनरी क्या है। वैसे एज एन आपको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का अंदाज़ा है। को बेसलाइन बता सकते हैं। रिक्वेस्टेड चेंजेस टू द प्रोजेक्ट, अगर कोई चेंजेस चाहिए हैं तो वो पता चल जाएंगे। अपडेट्स टू प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट एंड प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट प्लान पता चल जाएगा। उसके बाद अगली चीज़ जो आप लोगों ने डिस्कस किया वो है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग की। तो मॉनिटरिंग कंट्रोल करेंगे, उसमें स्कोप वेरीफाई करेंगे। स्कोप वेरीफाई करने के अंदर मैंने आपको बताया कि आप अपने स्टेक होल्डर्स के साथ बात करते हैं, या तो वो एक्सेप्ट कर देते हैं या आपके प्रोजेक्ट को पार्शली कोई ना कोई चेंजेस करने के लिए कह देते हैं। तो रिक्वेस्ट चेंजेस आ जाएंगी। रिकमेंडेड करेक्टिव एक्शन, और अगर कोई गलतियां हैं तो उसकी करेक्शन आ जाएगी आपके पास। तो ये चीज़ हो जाएगी वेरिफिकेशन के अंदर। आखिरी चीज़ जो है वो है स्कोप कंट्रोल। स्कोप कंट्रोल के अंदर क्या आ जाता है कि आपको किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, किस तरह से उसको मैनेज करके चलना है। तो आपके आउटकम जो आ जाएगा रिक्वेस्टेड चेंजेस, मतलब कंट्रोल के अंदर देखा कि जनाब ये चीज़ गलत हो रही है, तो हो सकता है आपके अंदर चेंजेस लाना चाहिए। करेक्टिव एक्शंस आ सकते हैं आप, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वर्क ब्रेकडाउन डिक्शनरी, स्कोप बेसलाइन, ये सारी की सारी चीज़ें जो आपने ऊपर कहीं ना कहीं डिस्कस की हुई है वो सारी की सारी कंट्रोल का पार्ट बनती हैं। बिकॉज आपका प्रोजेक्ट कंट्रोल जो है वो पूरे प्रोसेस के अंदर साथ साथ शामिल रहता है। और ये जो आखिरी वाली इन्होंने ये एरो लाइन दी हुई है, दिस इज बेसिकली फ्रॉम प्रोजेक्ट स्टार्ट टू प्रोजेक्ट फिनिश। तो ये आपका यहाँ पर आके आपका जो प्रोजेक्ट है वो एंड हो जाएगा। Okay, the next thing is scope planning and the scope management plan. स्कोप प्लानिंग जो आप लोगों ने सबसे पहली चीज़ देखी थी, उसके ऊपर उसने अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। वो कह रहा है जनाब the scope management plan is a document that includes description of how the team will prepare the project scope statement. किस तरह से प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट बनाई जाएगी उसके बारे में जो प्लान करना है वो आपका स्कोप मैनेजमेंट प्लान में आ जाता है। क्रिएट WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाने हैं। वेरीफाई कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स की कंप्लीशन वेरीफाई करनी है। अच्छा, अगर ये नहीं करेंगे आप लोग तो क्या चीज़ कम हो जाएगी? मतलब अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि आपने जो है वो नहीं किया, मतलब ये वेरीफाई नहीं किया प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स को, तो ऐसी क्या चीज़ है जो कि आपको लगेगा कि ये घट रही है या प्रोजेक्ट के स्कोप में मसला आ रहा है? तो दैट इज बेसिकली द कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब अगर आपने कंप्लीशन को प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स की कंसिडर नहीं किया तो समहाउ दी अगर आपका आपके प्रोजेक्ट से कंट्रोल उठ जाएगा, वो चीज़ कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि आपने उस अपने प्रोजेक्ट को लैग किया है, आपने उसके ऊपर फोकस उस तरह से नहीं किया। नेक्स्ट थिंग, की इनपुट इंक्लूड द प्रोजेक्ट चार्टर, preliminary scope statement एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्कोप मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, क्या क्या चीज़ें इनपुट बनेगी। आपके प्रोजेक्ट का चार्टर उसके अंदर लाजमी होना चाहिए। प्रीलिमिनरी स्कोप स्टेटमेंट होनी बहुत ज़रूरी है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान होना भी ज़रूरी है। ये सारी की सारी चीज़ें शामिल होंगी तो आप अपने स्कोप को बेहतर तरीके से प्लान कर सकेंगे। प्रोजेक्ट चार्टर में ऑलरेडी आपको पहले दूसरे तीसरे लेक्चर के अंदर कहीं इलेबरेट कर चुकी हूँ। प्रीलिमिनरी स्कोप स्टेटमेंट मैंने आपको अभी बताई है कि आपकी इनिशियल स्कोप स्टेटमेंट है जो कि आपने बहुत शुरुआत में बनानी होती है, और अगर आप अपनी स्कोप स्टेटमेंट बना देते हैं तो आपका WBS बनता है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आप कह लें कि एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म है। किसकी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म है? प्रीलिमिनरी स्कोप स्टेटमेंट की। अगर प्रीलिमिनरी स्कोप स्टेटमेंट क्लियर है तो आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनेगा। अगर ये क्लियर नहीं है तो आपका आगे WBS नहीं बनेगा। Third thing is it should be reviewed with the project sponsor to make sure the approach meets expectations.
ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंसिडर करनी चाहिए कि आपके स्कोप प्लानिंग जो है वो आपके स्पॉन्सर्स, आपके स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ज़रूर रिव्यू कर लें, ताकि आप अपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम को कंप्लीट कर सकें। एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट द टास्क अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ योर क्लाइंट, then the whole project will be devastated output. There would be the result, but the result would not come as you needed. So you shall have to take care of the thing that your customers be in touch throughout the process or throughout the project lifecycle.